हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। 3 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं संसद की, लास्ट वीडियो, और आज संसद खत्म हो जाएगा। संसद से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग मैंने 80-85 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको संसद से, जो आ सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान या भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए किन किन निधियों की व्यवस्था करता है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो किन किन निधियों की, निधि मतलब होता है फंड्स, क्या होता है? फंड्स। तो निधि की व्यवस्था करता है, किन किन निधियों की व्यवस्था करता है। आपके ऑप्शन है भारत की संचित निधि, दूसरा है भारत की लोकलेखा निधि, तीसरा भारत की आकस्मिकता निधि, और लास्ट है इनमें से कोई भी, इनमें से सभी की। दोस्तों, ये जो है ये इनमें से सभी की व्यवस्था करता है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही है। यानी भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए इन सभी प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों को हटाना संसद की कौन सी शक्ति है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों को हटाना, जिनको हटाने के जो प्रस्ताव लाते हैं और उनको जो हटाते हैं पद से, वो संसद की कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये उसकी न्यायिक शक्ति है, यानी इसका ये ऑप्शन सही है। जैसे कि आपको पता है कि संसद की कई सारी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, संवैधानिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति, है ना। तो उनमें से ये न्यायिक शक्ति का पार्ट है, न्यायिक शक्ति के तहत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद में पीठासीन अधिकारियों का चुनाव संसद की कौन सी शक्ति है। ठीक है, संसद में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के केस में देखें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं ये चारों। तो अब इनको बात कर रहा है कि इनको चुनाव में कौन सी शक्ति के तहत जो चुनाव होता है वो कौन सी शक्ति है इनकी। ठीक है, मतलब इनको चुना जाता है। तो आप इसको छोड़ दीजिए सभापति को, क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति होता है देश का, वो अपने आप उसका सभापति हो जाता है। लेकिन इनको छोड़ के, इनके अलावा जो बाकी 3 हैं, ये कौन से, इनका जो चुनाव होता है वो कौन सी शक्ति के तहत होता है? तो वो कौन सी शक्ति है? आपके ऑप्शन है निर्वाचन शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, या फिर संवैधानिक शक्ति। दोस्तों, अब जब बात निर्वाचन की आई है, चुनाव की आई है, तो सीधी बात है कौन सी शक्ति होगी? निर्वाचन शक्ति होगी, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सी राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ जो सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, या राज्यसभा को उनमें विशेषाधिकार हैं। आपके ऑप्शन है राज्य सूची में विधि बनाने शक्ति, बिल्कुल ही उसका अधिकार है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ये भी उसका अधिकार है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना, ये भी उसको अधिकार है। कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो पहले कहाँ आता है? राज्यसभा में, बाद में लोकसभा में जाता है ना। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो वो भी इसके कार्य क्षेत्र के तहत आता है। हटाना, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, या उसको कोई किसी सेवा का हटाना उसको, तो इसी के तहत आता है। और राज्य सूची में विधि बनाने की शक्ति का तहत भी इसी के तहत आता है। तो यदि इसमें कुछ भी तोड़ मोड़ करना है तो ये इसी का विशेषाधिकार है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन लोकसभा की विशेष अधिकार हैं या विशेष शक्तियाँ। तो देखिए, अभी हमने देखा राज्यसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ थी। अब हम देख रहे हैं कि लोकसभा की कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ जो लोकसभा को प्राप्त होती हैं, ना कि राज्यसभा को, है ना। या कह सकते हो कि लोकसभा को उसमें ज़्यादा अधिकार प्राप्त है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। ठीक है, आपके ऑप्शन है धन विधेयक को लाना, बिल्कुल है ये। धन विधेयक कहीं पर लाता है, लोकसभा में लाया जाता है पहले। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, बिल्कुल संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है तो वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है, इसमें भी अधिकार हो गया। बजट की मांग पर मतदान, ये भी है। क्यों? क्योंकि बजट की मांग पर बहस एवं चर्चा तो हो सकती है राज्यसभा में, परंतु मतदान उसमें नहीं होता है। मतदान कहाँ होता है? मतदान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है, तो ये भी इसका विशेष अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने का संकल्प है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने का संकल्प भी कहाँ लाया जाता है? तो वो लोकसभा में ही लाया जाता है। इस प्रकार से आपका ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी की सभी क्या हैं? ये सभी की सभी लोकसभा की विशेष शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया था? रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया? आपको पता होगा कि रेलवे बजट और आम बजट पहले अलग अलग आते थे। आम बजट को जारी करता था फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, और रेलवे बजट को जारी करता था रेल मंत्री। लेकिन अभी क्या है कि कुछ टाइम पहले मोदी सरकार ने इन दोनों बजटों को एक कर दिया, यानी कि जो रेलवे बजट था उसे वापस से आम बजट में मिला दिया, और अब रेलवे बजट भी आम बजट में ही आता है, और उसको वित्त मंत्री द्वारा ही पढ़ा जाता है, वित्त मंत्री द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इसे कब ऐसा किया गया? आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 2017 में रेलवे बजट को आम बजट के साथ शामिल कर दिया गया, और अब रेलवे बजट जो है वो आम बजट के साथ ही
आता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे बजट को आम बजट से किसकी सिफारिशों पर अलग किया गया था। आपका ऑप्शन है दोस्तों एकवर्त समिति, रंगराजन समिति, ली समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ए, एकवर्त समिति की सिफारिश पर ही जो रेलवे बजट है उसे आम बजट से अलग कर दिया गया था। इसका रीज़न ये था, उन्होंने ये कहा था कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए ताकि हमें ये मालूम रहे कि हम रेलवे के लिए कितना बजट अलॉट कर रहे हैं और उससे हम कितनी डेवलपमेंट, कितनी तेज़ी से, कितने अच्छे से रेलवे के लिए उसकी लाइनें बिछाने का काम है या दूसरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं और उससे कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रेलवे में यदि तेज़ी से हमें विकास करवाना है, रेलवे का तेज़ी से ग्रोथ होनी चाहिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके लिए हमें आम बजट से रेलवे बजट को अलग करना पड़ेगा और इसी कारण से रेलवे बजट जो है वो आम बजट से अलग कर दिया गया था एकवर्त समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि अगला दोस्तों होगा क्वेश्चन, तो एकवर्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। तो भाई इनकी समिति की सिफारिश में किया गया, तब क्वेश्चन आ सकता है ना कि कब किया गया था आखिर। आपके ऑप्शन है 1921, 1924, 1929 या फिर 1932। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, 1924 में किया गया था। एकवर्त समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी 1921 में। कब? 1921 में एकवर्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बेस पे 1924 में से आम बजट से अलग कर दिया गया था रेलवे बजट। ठीक है, तो 1924 में अलग किया गया और साथ में कब हुआ? 2017 में। 2017 में मतलब आप लगभग मान 93 वर्ष हो गए, तो लगभग 100 वर्ष मान लीजिए कि एक साथ तक ऐसे ही चलता रहा अलग अलग, और 2017 में 7 कर दिया गया। तो 7 साल का डिफरेंस आ रहा है, 4 + 3 लगभग 100 साल मान लीजिए, 95-93 साल का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, 93 साल तक ये अलग चलता रहा है रेलवे बजट आम बजट से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में बजट को किस दिन प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, किस दिन अब प्रस्तुत किया जाएगा 2017 से बजट अब किस दिन प्रस्तुत किया जाने लगा। आपके ऑप्शन है 1 मार्च, सॉरी ये कोई बात हिंदी नहीं है, 1 मार्च, 28 फरवरी, 7 फरवरी या फिर 1 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, 1-2 वर्ष 2017 से अब बजट को 1 फरवरी को पढ़ा जाने लगा है। कब पढ़ा जाने लगा है दोस्तों? 1 फरवरी को। इससे पहले क्या होता था 2017 से पहले, इसे फरवरी के लास्ट मंथ में पढ़ते थे, फरवरी के लास्ट वीक में, यानी जो 28-29 जो भी होगा उस लास्ट डे में फरवरी के पढ़ा जाता था, यही बजट आया था। लेकिन अब क्या कर दिया है मोदी सरकार ने कि अब जो बजट होगा वो 1 फरवरी को पढ़ा जाएगा ताकि बजट अलॉट करने में देरी ना हो। होता क्या था कि 28 तारीख को बजट सामने पेश किया जाता था, फिर उसमें 2-4 दिन बहस होती थी, फिर 1 महीने के लिए सभा जो सत्र वो स्थगित हो जाता था, फिर उसमें जब तक उसमें विचार विमर्श होता था, कटौती प्रस्ताव आते थे, बहुत सारी प्रोसेस होती थी। तो ऐसे करते करते ना बहुत लेट हो जाता था, जो बजट मिलते मिलते वो मार्च पहुँच जा वो सॉरी जून पहुँच जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को होगा ताकि टाइम से अलॉट हो सके बजट। ठीक है, जैसे 2 महीने का खर्च मिल जाता है विनियोग विधेयक के तहत, उनको 2 महीने का खर्च दे दिया जाता है सरकार को कि आप 2 महीने तक खर्च करिए, जब तक आपको बजट अलॉट नहीं हो तब तक आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा विनियोग विधेयक के तहत जिसमें आपका खर्च चलता रहे। तो ये होता रहा, और अब क्या होता है जब 1 फरवरी को बजट पड़ जाता है तो फरवरी मार्च ऐसे हो जाता है और अप्रैल में आपको जो पैसा है वो अलॉट कर दिया जाता है। यानी जहाँ आपका नया वार्षिक या वार्षिक वित्त एनुअल ईयर आया, फाइनेंशियल ईयर आया नया, आपको वहाँ पर पैसा मिल जाएगा। उसका रीज़न ये था। तो 1 फरवरी को जो है बजट वो पेश किया जाने लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है। तो आपके ऑप्शन है नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना, नहीं। एक निश्चित सीमा तक कम कर देना, ये भी नहीं। मांग में 100 रुपये कमी कर देना, बिल्कुल सही। तो क्या होगा? मांग में 100 रुपये की कमी कर देना, क्योंकि नाम ही है सांकेतिक कटौती, मतलब संकेत दिया जा रहा है कटौती का कि भाई ये जो पैसा है वो टैक्स पेयर का पैसा है और इसे आप संभल के खर्च कीजिएगा, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिएगा, ऐसे अननेसेसरी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? सांकेतिक कटौती, यानी मांग में 100 रुपये की कमी कर देना। तो फ्री वाली कौन सी कटौती होती है? ये होती है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, यहाँ पे पूरी नीति के प्रति जो है असहमति व्यक्त की जा रही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कहा पूरी पूरी पॉलिसी खत्म कर दी जाए और सिर्फ आपको 1 रुपये थमा दिया जाए, मतलब पूरी पूरी आपकी मांग ही खत्म कर दी जाए और 1 रुपये आपको थमा दिया जाएगा हाथ में। एक निश्चित सीमा तक, मतलब एक निश्चित परसेंट से कटौती कर देना। उन्हें लग रहा है कि आपने 100 रुपये मांगे पर उस जगह पे 100 की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपका 85 रुपये में खर्च चल जाएगा, तो आपको 15 रुपये काट कर आपको 85 रुपये ही अलॉट किए जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आर्थिक कटौती। इसको बोलते हैं आर्थिक कटौती। यानी पहली वाली है नीतिगत कटौती, दूसरी आर्थिक कटौती और तीसरी है सांकेतिक कटौती, जिसमें 100 रुपये की कमी कर दी जाती है आपकी डिमांड, टोटल डिमांड पे। जनरली होता क्या है कि कभी भी ये पास नहीं हो पाते हैं, मतलब ये वाले जो है इसका पास होने का मतलब ये होता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो प्रस्ताव आते हैं इसमें जो मतदान होता है ये होता है लोकसभा में, और लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, तो वहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हो जाता है तो इसका मतलब है सरकार बहुमत खो चुकी है और सरकार अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है। पर ये जनरली पास हो जाता है क्योंकि ऐसे अननेसेसरी डिमांड रखी नहीं जाती, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ क्या है कि
संसद को ये अधिकार इसलिए दिया गया है, या ये चीज़ इसलिए कराई जाती है ताकि सरकार या कार्यपालिका को ये ध्यान रहे कि जो हम पैसा यूज कर रहे हैं वो हमारा नहीं बल्कि टैक्स पेयर का है या भारत के देश की जनता का है, और इसे हमें बहुत सही तरीके से बहुत संभल के यूज करना है, यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ इसको खर्च करना है। हमें अननेसेसरी या व्यर्थ रूप से पैसा खर्च नहीं करना है। इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए तीनों कटौतियाँ प्रस्ताव लाए जाते हैं बजट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो यदि डाली जाए तो उसका अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और यदि आपको कुछ भी शिकायत है, कंप्लेन है, सजेशन है तो उसे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वीडियोज़ में। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, AM अयंगर या MA अयंगर या फिर ओम बिरला। इनको जीवी मावलंकर भी कहते हैं, सोचना पड़ा होगा, जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। और इनकी क्योंकि डेथ हो जाती है 56 में, 52 से 57 टाइम पे, तो 56 में इनकी डेथ हो जाती है, 1 साल पहले ही लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से 1 साल पहले डेथ हो जाती है। तो इनकी जगह पे फिर MA अयंगर को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया था 1 साल के लिए। और उसका जब अगली यानी जो 57 से 62 की जो लोकसभा चुन की आती है, दूसरी लोकसभा जिसको बोलते हैं, उसमें फिर यही अयंगर साहब ही लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। और ओम बिरला कौन है? तो ओम बिरला अभी करंट के वर्तमान में ओम बिरला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, और हुकुम सिंह जो है वो तीसरे नंबर के रहते हैं। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के, यानी पहले नंबर के बाद गणेश वासुदेव, दूसरे नंबर पर अयंगर, तीसरे नंबर पर हुकुम देव, और ओम बिरला जो है अभी करंट में या वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एवं लोकसभा का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 81, 82, 79, 80, 80, 81 या फिर D 81 और 80। तो दोस्तों इसका आपका सही ऑप्शन है C, यानी कि 80 और 81 में राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन, यानी क्रमशः 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जितने भी संविधान में अनुच्छेद हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, 7-8 अनुच्छेद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। तो इनमें कुछ ज़्यादा समझने लायक तो होता नहीं है ना, तो इन्हें आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि हाँ कौन कौन से अनुच्छेद किस किस चीज़ से वर्णित या संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों की योग्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद सदस्यों की अब योग्यता की बात करें, योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है 82, 83, 84, 85। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों C, यानी 84 यानी 84 संविधान अनुच्छेद में संसद सदस्यों की योग्यता की वर्णन किया गया कि संसद सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या क्या उनमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों का वर्णन, यानी अब इन दोनों के ही पीठासीन अधिकारियों का वर्णन भी संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है 89, 92, 90, 93, 89, 94 या फिर 89, 93। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है D, यानी 89 और 93 आपका सही ऑप्शन है। इन्होंने ही यानी राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों का वर्णन यहाँ पे राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी और यहाँ पे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद के सत्र सत्रावसान तथा विघटन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? यानी संसद का जो सत्र है उसका सत्रावसान, उसका विघटन, उसको भंग कर देना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 83, 85, 84 या फिर 87। तो उसका सही ऑप्शन है 85 यानी B, आर्टिकल या अनुच्छेद 85 में आपका जो संसद का सत्र है उसके सत्रावसान या विघटन के बारे में जानकारी दी गई है, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आपका B ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाता है? यानी उनकी अयोग्यता जो है, अयोग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है 102, 103, 104, 105। तो इसमें आपका दोस्तों सही ऑप्शन है A, यानी अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन किया गया कि संसद सदस्यों को किस बेस पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, अब यहाँ पे वेतन भत्ते की बात की गई है, ये जरूर आप याद रखिएगा। वेतन भत्ते कई बार पूछ लिए जाते हैं कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो आपके ऑप्शन है 109, 107, 106 या फिर 105। दोस्तों उसका सही ऑप्शन 106 यानी C। तो 106 में संसद सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में बतलाया गया है या फिर उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 18, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? ये तो आपको मालूम ही होगा। आपके ऑप्शन है 110, 112, 114 या फिर 119। तो दोस्तों 112 अनुच्छेद में यानी आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बजट का उल्लेख
किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये मैंने आपको पिछले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से यहाँ रिवाइज करें जब ये चैप्टर में था। तो आपके ऑप्शन है 113, 123, 143, 110। तो आपका 10 तो सही ऑप्शन 123 है ना। 123 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है। उसकी टाइम पीरियड कितनी होती है? 6 मंथ्स की होती है, मैंने आपको बताया था। और लोकसभा का सत्र स्टार्ट होने के पहले, यानी जब भी सत्र चलेगा सदन का, लोकसभा क्योंकि राज्यसभा तो हमेशा ही रहती है, तो कभी भी वो तो नहीं है, लेकिन जब भी उनका सत्र चलेगा तो सत्र चलने के 6 हफ्ते के अंदर उसको पास कराना होता है, वरना इसे खत्म माना जाता है। ठीक है, तो इसका ये है 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संसद सदस्यों की शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो ये भी बहुत आता है दोस्तों कि संसद शक्तियाँ एवं विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। आपके ऑप्शन है 105, 108, 112, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए 105, यानी संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों की शक्तियाँ तथा विशेष अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज जो संसद है वो चैप्टर खत्म हो गया। संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमें बन सकते थे हमने सारे इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। अब कल हम नए एक चैप्टर के साथ में आएंगे, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ हो सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, अच्छे से रहें और जब तक आवश्यक हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, पढ़ाई करें। 50 दिन बचे हैं, अच्छे टारगेट बेस पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं कल इसी के साथ, और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करते रहें दोस्तों, और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए।